हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दृष्टि आइस का जो सीरीज करंट अफेयर्स के चल रहा था, उसमें नेक्स्ट टॉपिक था भारत फ्रांस इंटरनेशनल क्रम। जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो ख़त्म हो चुका है 17 पार्ट में, और ये फाइनली 18 से स्टार्ट है। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तो देख लेते हैं इसका। इसका जो भी डिटेल है, इसे भारत फ्रांस से संबंधित जो भी न्यूज इसके बारे में जानते हैं। 25 से 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। तो 2024 में जनवरी में राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो इन्होंने भारत का राजकीय यात्रा संपन्न करके भारत आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने जयपुर राजस्थान से किया था, जहां पे नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया था। तो इमैनुअल मैक्रो का स्वागत हुआ था और नरेंद्र मोदी ने किया था राजस्थान के जयपुर में। अपनी जयपुर यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने आमेर किला, जंतर मंतर और हवाई महल का भ्रमण किया। आमेर किला, जंतर मंतर और हवा महल का भ्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी इन्होंने भाग लिया था। यह 6वां अवसर था जब कोई फ्रांसीसी नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अब तक भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए फ्रांसीसी जो नेता थे उनका विवरण दिया गया है। तो ये 6 लोग जो शामिल हुए थे भारतीय गणतंत्र में, तो उसमें से देख लेते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खैर फिर भी देख लेते हैं। पहले थे जैक शिराफ थे, जो उस समय 1976 में आए थे। सेकेंड है वैलेरी गिस्फार्ड एस्टिंग, जो 1980 में आए। थर्ड है जैक शिराफ, जो 1998 में आए। 4 है निकोलस सरकोजी आए थे 2008 में। 5th है फ्रांसवा ओलांड, जो 2016 में आए थे। और 6 नंबर के इमैनुअल मैक्रो हैं, जो 2024 में फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं, इन्होंने भारत में आए थे। उल्लेखनीय है कि अब तक सर्वाधिक 6 बार कोई फ्रांसीसी नेता ही भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहा है। तो विश्व में अगर किसी देश का सबसे ज़्यादा 6 बार कोई नेता रहा है भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि, तो वो फ्रांस है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के एक संयुक्त बैंड एवं मार्चिंग दल कंबाइंड बैंड एंड मार्चिंग कंटिंजेंट ने मार्च फास्ट किया था। तो फ्रांस के संयुक्त बैंड एवं मार्चिंग दल ने वहाँ पे कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में मार्च पास्ट किया था। आगे है कि इस अवसर पे फ्लाइट पास्ट में भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के एक बहुउद्देशीय टैंकर परिवहन विमान और 2 राफेल लड़ाकू विमान ने भी भाग लिया था। तो मल्टीपर्पज जो बहुउद्देशीय टैंकर है वो परिवहन विमान है। मल्टीपल बहुउद्देशीय टैंकर परिवहन विमान के साथ साथ 2 राफेल लड़ाकू विमान ने भी इस समारोह में भाग लिया था। यात्रा की नेक्स्ट है, यात्रा के दौरान की गई कुछ प्रमुख घोषणाएं निम्नवत हैं। फर्स्ट है इसमें से घोषणा में कि वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष इंडिया फ्रांस घोषित किया गया। तो भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष किस ईयर को घोषित किया गया? तो 2026 को। सेकेंड पॉइंट है कि फ्रांस के एफिल टावर में भारत के यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका संचालन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। तो फ्रांस के एफिल टावर है फ्रांस का, वहाँ पे भारत का यूपीआई को संचालन प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञातव्य है कि 2 फरवरी 2024 को पेरिस स्थित एफिल टावर में यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। 2 फरवरी 2024 को एफिल टावर में यूपीआई को लॉन्च कर दिया गया और भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश है। यूरोप का पहला कंट्री है फ्रांस जिन्होंने भारतीय यूपीआई को स्वीकार किया है। थर्ड पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्टार सी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में एक
सोलर अकादमी की स्थापना की घोषणा की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सोलर अलायंस की स्टार सी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में क्या होगा, तो सौर अकादमी की स्थापना का घोषणा किया गया। 4 नंबर का पॉइंट है कि मुख्य भूमि जो फ्रांस है, फ्रांस का मेनलैंड फ्रांस है, वहाँ पे स्थित मॉर्सेले। तो मॉर्से में भारत के महावाणिज्य दूतावास कंसुलेट जनरल, जबकि हैदराबाद में फ्रांस की ब्यूरो डी फ्रांस की ब्यूरो डी फ्रांस का हैदराबाद में स्थापना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर का कि फ्रांस की मान्यता प्राप्त जो संस्थान है या यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वहाँ से स्नातकोत्तर पीजी एवं उससे ऊपर की डिग्री प्राप्त करने वाले जो भी भारतीय होंगे उनके लिए 5 वर्ष की अवधि की शेंगेन वीजा योजना की भी प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है कि अगर पीजी या फिर उससे ऊपर की डिग्री लेने के लिए फ्रांस भारतीय लोग जा रहे तो उनको 5 वर्ष का वहाँ का शेंगेन वीजा योजना की घोषणा की गई है, शेंगेन वीजा दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट है H-125 हेलीकॉप्टर से संबंधित MAO। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या है H-125 हेलीकॉप्टर से संबंधित MAO क्या है, उसके बारे में देखते हैं। यात्रा के दौरान भारत में H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए एक असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एवं एयरबस के बीच में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। TASL जिसका फुल फॉर्म है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एवं एयरबस के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जुलाई 2024 में एयरबस और TASL ने भारत में H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए अनुबंध को औपचारिक रूप प्रदान कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है ये ज्ञातव्य है कि निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL होगी। तो निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL होगी। सेकंड पॉइंट है कि यह एयरबेस द्वारा भारत में निर्मित की जाने वाली दूसरी फाइनल असेंबली लाइन है। तो यह एयरबेस भारत में निर्मित की जाने वाली दूसरी फाइनल असेंबली लाइन है। थर्ड पॉइंट है कि इसके पूर्व वडोदरा गुजरात में C-295 सैन्य विमान विनिर्माण सुविधा की स्थापना की गई थी। तो गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट विनिर्माण सुविधा की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है कि ज्ञातव्य है कि H-125 जो है वो एकल इंजन सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। H-125 सिंगल इंजन एकल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और H-125 माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर भी बन गया है H-125। तो ये माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड भी किया है। आगे देखते हैं। तो अगला है भारत और ओमान रिलेशन। तो इसके बारे में जानते हैं भारत ओमान के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पे ओमान के सुल्तान जो हैं सुल्तान हैथम बिन तारिक, तो सुल्तान हैथम बिन तारिक ने 15 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा संपन्न किए थे। तो ओमान के सुल्तान कौन है? तो ओमान के सुल्तान का नाम है हैथम बिन तारिक। इन्होंने अपनी पहली राजकीय यात्रा संपन्न की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उल्लेखनीय है कि यह विगत 26 वर्षों में ओमान के किसी सुल्तान की भारत की पहली राजकीय यात्रा थी। तो ओमान के किसी सुल्तान की भारत की पहली राजकीय यात्रा थी 26 सालों में। इसके पहले 1997 में ओमान के तत्कालीन सुल्तान थे सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। तो सैद अल सैद 1997 में आ चुके हैं और उसके बाद 2023 में आए हैथम बिन तारिक। भारत सरकार द्वारा सुल्तान काबूस को वर्ष 2019 के लिए मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी और वर्ष 2021 में इनको जो गांधी शांति पुरस्कार है ओमान की सुल्तान को काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि फरवरी 2018 में नरेंद्र मोदी ने ओमान का दौरा किया था। तो फरवरी 2018 में नरेंद्र मोदी ने ओमान का दौरा किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञातव्य है कि ओमान जो है उन 9 देशों में से एक है जिन्हें भारत ने
अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेने हेतु अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया था। तो ओमान जो है तो वो उस 9 देशों में से एक है जिन्हें भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेने हेतु अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि यात्रा के दौरान भविष्य के लिए जो साझेदारी है, यात्रा के दौरान भविष्य के लिए साझेदारी शीर्षक से एक संयुक्त विजन दस्तावेज अंगीकृत किया गया। तो भविष्य के लिए साझेदारी शीर्षक से एक संयुक्त विजन दस्तावेज अंगीकृत किया गया, ए पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट है कि यात्रा के अवसर पे भारत ओमान संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। तो भारत ओमान के जो यात्रा था उसके दौरान संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी हुआ। आगे देखते हैं। तो यह जो डाक टिकट जारी हुआ है इस पे भारत और ओमान के एक लोक नृत्य क्रमशः डांडिया रास और अल राजा को दर्शाया गया। तो इस डाक टिकट में भारत और ओमान के लोक नृत्यों क्रमशः डांडिया रास और अल राजा को दर्शाया गया है। और साथ ही इस डाक टिकट की जो पृष्ठभूमि है उसमें हवा महल, राजस्थान के जयपुर में स्थित हवा महल को दिखाया गया और निजवा किला ओमान के। तो भारत का हवा महल को और ओमान के निजवा किलों को इस डाक टिकट में दिखाया गया है। और इसमें लोक नृत्यों को भी दर्शाया गया है इस डाक टिकट में। डांडिया रास जो भारत का है और अल राजा जो ओमान का है। नेक्स्ट हमारा हेडलाइन है भारत और तंजानिया। तो भारत तंजानिया के बारे में देख लेते हैं। भारत तंजानिया से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पे तंजानिया के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहु हसन। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? तो सामिया सुलुहु हसन। इन्होंने 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संपन्न किए थे। उल्लेखनीय है कि ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलुहु हसन। ये तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत का यात्रा भी था। साथ ही यह G20 समूह में अफ्रीकी संघ और अफ्रीकन यूनियन में शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा की है। तो अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा भी की है। अफ्रीकी संघ अफ्रीकी यूनियन में शामिल हुई थी G20 मेंबर के रूप में। तंजानिया के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत एवं तंजानिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत करने पर भी सहमति जताए हैं। आगे देख लेते हैं। तो अगला है कि जो भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग है, तो रक्षा सहयोग हेतु एक 5 वर्षीय रोड मैप पे सहमति बना था। भारत तंजानिया के बीच 5 वर्षीय रोड मैप पे सहमति बना और भारत तंजानिया के मध्य वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया गया। भारत और तंजानिया के बीच 2023-27 तक सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सकेगा और दूसरे देशों को सांस्कृतिक स्तर पर भी मजबूती मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि फरवरी 2024 में सूरज कुंड जो कि स्थित है फरीदाबाद में आयोजित सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में तंजानिया भागीदार देश था। तो जो सूरज कुंड में भारत का सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है वहाँ पे सूरज कुंड में, तो वहाँ पर भी तंजानिया ने एक भागीदार देश के रूप में पार्टनर कंट्री के रूप में था। इस यात्रा के दौरान तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की भी घोषणा कर दी। तो सामिया सुलुहु हसन जो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं वो भारत यात्रा के दौरान ही तंजानिया के ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की भी घोषणा कर दी है। आगे देखते हैं। तो इस यात्रा के दौरान तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है। तो इस यात्रा के दौरान तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अलावा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में भी शामिल होने का घोषणा कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली में तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो जो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहु हसन, इनको नई दिल्ली में जो JNU है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है वहाँ पे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन देख लिए हम लोग विभिन्न कंट्री के साथ जो भी इम्पोर्टेंट करेंट थे वो।
नेक्स्ट है इसका बी सेक्शन, जिसमें है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के बारे में अब जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण है जो उसको देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में वैश्विक नवाचार सूचकांक जो 2024 हुआ था जारी, उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक GII अर्थात ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। तो 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक GII का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा किया जाता है और WIPO द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टोलुइस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया है। साथ ही सूचकांक के प्रकाशन में कॉर्पोरेट नेटवर्क भागीदारों यथा द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। वैश्विक नवाचार जो सूचकांक था उसको जारी किसने किया है? तो इसका प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा WIPO द्वारा किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन WIPO, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन WIPO द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि द फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एवं ब्राजीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री CNI आदि की सहयोगी भूमिका भी रहती है। तो जो नवाचार इंडेक्स है उसको WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, उसका साथ देता है CIA और CNI। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 26 सितंबर 2024 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया गया। 26 सितंबर 2024 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया गया और इस सूचकांक का 17वां ये संस्करण था। 17 नंबर का संस्करण था। ये जो 17वां संस्करण था इसका शीर्षक है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। सामाजिक जो उद्यमिता है उसके वादे को उजागर करना, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में विश्व की कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं की नवाचार इनोवेशन परफॉर्मेंस को माप के उन्हें रैंक प्रदान किया गया है। तो WIPO द्वारा टोटल विश्व की 133 अर्थव्यवस्था 133 देशों की इकोनॉमी को प्रदर्शन को मेजरमेंट किया गया है और उसका रैंक डिसाइड हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो 2024 है उसमें स्विट्जरलैंड को लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान मिला है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड लगातार 14 वर्षों से प्रथम स्थान बरकरार रखे हुए है, अर्थात इसे विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी घोषित किया गया है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड टॉप किया है, तो वहीं अंगोला 10.2 स्कोर के साथ अंतिम स्थान 133वें नंबर इसको प्राप्त हुआ है अंगोला को। वर्ष 2013 से GII रैंकिंग में सबसे तेजी से सुधार करने वाली जो मध्यम आय वाली इकोनॉमी है वो है चीन की है और तुर्की है, भारत है, वियतनाम है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईरान और मोरक्को आदि शामिल है। तो उसमें जो 2013 से GII रैंकिंग में सबसे तेजी से इम्प्रूवमेंट किसी देश में हुआ है तो उनमें भारत भी शामिल है। चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईरान और मोरक्को शामिल हैं। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि GII 2024 में शीर्ष 40 जो अर्थव्यवस्था है उसमें केवल 5 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को स्थान प्राप्त हुआ। तो जो टॉप 40 इकोनॉमी है उसमें से मात्र 5 जो अर्थव्यवस्था है उनको शामिल किया गया है जो मध्यम आय वाली हैं, जिसमें से है पहला चीन है। चीन है 11वां स्थान, चीन को मिला है 11वां स्थान। मलेशिया है जिसको मिला है 33वां स्थान। तुर्की को मिला है 37वां नंबर। बुल्गारिया को 38वां और भारत को 39वां स्थान मिला है। मध्यम आय वाले 5 इकोनॉमी को टॉप 40 में जगह मिला। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में शीर्ष 5 देश हैं उनके विवरण दिया गया है। तो इस रैंकिंग में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है जो लगातार 14 वर्षों से अपना स्थान बरकरार रखे हुए है और इसका स्कोर था
इसका स्कोर था 67.5। और सबसे लास्ट में कौन है, तो 10.5 स्कोर के साथ है। 10.5 स्कोर के साथ अंगोला सबसे अंतिम अर्थात 133वें पायदान पे बना हुआ है और स्विट्जरलैंड पहले। सेकेंड नंबर पे, दूसरा नंबर पे जो है देश है, इकोनॉमी है जिस देश का, वो है स्वीडन। पहला पे स्विट्जरलैंड, दूसरा पे स्वीडन। थर्ड पे आता है अमेरिका जो 62.4 स्कोर के साथ है। फोर्थ स्थान पे सिंगापुर है 61.2 के साथ। वहीं 5 पे इंग्लैंड है 61.0 के अनुसार। तो टॉप पे स्विट्जरलैंड, सेकेंड पे स्वीडन, थर्ड पे अमेरिका। तो थर्ड इम्पोर्टेंट है और भारत का स्थान भी इम्पोर्टेंट है। भारत का स्थान 39 है। भारत को लगातार 14वें वर्ष 2011 से 24 इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है। भारत को लगातार 14वें वर्ष 2011 से 24 तक इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में जो भारत है उसको 39वें रैंक प्राप्त हुई है 38.3 स्कोर के साथ। GII नेक्स्ट पॉइंट है कि GII 2023 में भारत 40वें स्थान पे था। GII 2023 में भारत 40 नंबर पे था और मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। तो भारत को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ नवाचारी इकोनॉमी घोषित किया गया है। पिछले बार 40 स्थान पे था, इस बार 1 स्थान का इजाफा हुआ है और 39 स्थान पे पहुंच गया है। साथ ही भारत निम्न मध्यम आय समूह वाले कुल 38 देशों में शीर्ष स्थान पे है। तो निम्न मध्यम आय समूह में भारत क्या है, 38 देश थे उसमें से भारत शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के 7 क्षेत्र में भारत की रैंकिंग निम्नवत है। तो 7 क्षेत्र में तो भारत का रैंक दिया गया है। संस्थान इंस्टीट्यूशंस के मैटर में भारत 54 रैंक पे है। मानव पूंजी एवं अनुसंधान ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च में भारत 51 पे है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत 72 पे है। तो इंस्टीट्यूशंस के मामले में भारत 54, मानव पूंजी एवं अनुसंधान के मैटर में भारत 51 और बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर में भारत 72 नंबर पे है। आगे देखते हैं। तो आगे है बाजार विशेषज्ञता मार्केट सोफिस्टिकेशन, इसमें भारत का स्थान है 23। बाजार विशेषज्ञता मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे भारत का रैंक है 23 नंबर। 23 नंबर है भारत का स्थान मार्केट सोफिस्टिकेशन बाजार विशेषज्ञता मार्केट सोफिस्टिकेशन के अकॉर्डिंग। व्यवसायिक विशेषज्ञता अर्थात बिजनेस सोफिस्टिकेशन में भारत का रैंक है 58। बिजनेस सोफिस्टिकेशन में भारत का रैंक है 58। वहीं पे ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निर्गत नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में भारत का स्थान है 22 और रचनात्मक निर्गत में भारत का स्थान है 43। तो सबसे अच्छा रैंक है भारत का साइंस और नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में भारत का रैंक है 22 नॉलेज और टेक्नोलॉजी आउटपुट में। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर के बारे में देखते हैं। साइंस और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर के बारे में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के तहत विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर बिगेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर की भी घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है टोक्यो योकोहामा जो जापान का है। टोक्यो योकोहामा विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। तो टोक्यो योकोहामा जापान का जो है वो विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में विश्व के शीर्ष 100 साइंस और टेक्नोलॉजी क्लस्टर में भारत के 4 शहर हैं। और ये 4 शहर कौन हैं? तो ये शहर हैं बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। तो विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी क्लस्टर में भारत के 4 शहर हैं। वो 4 शहर हैं बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है और चेन्नई शामिल है। आगे देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट है 2 साउथ के हो गए, 3 हो गए, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई हो गया, 1 दिल्ली हो जाएगा।
विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024, इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। विश्व का प्रतिभा रैंकिंग जो जारी हुआ 2024 में, देखते हैं हम। प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMT, तो प्रतिवर्ष जो प्रतिभा रैंकिंग टैलेंट का जारी होता है तो उसको IMT जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस रैंकिंग के तहत किसी भी देश के अपने घरेलू प्रतिभाओं के कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिभाएं हैं उनको भी आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक रखने की क्षमता का भी आकलन किया जाता है। ये जो प्रतिभाएं हैं किसी देश में कितना स्थिर रह रही हैं या फिर विदेशों में पलायन कर रही हैं, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो ये है कि सितंबर 2024 में IMT इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 को वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 जारी की गई है। यह इस रैंकिंग का 11वां संस्करण है। जो भी IMT द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी हुआ तो यह इस रैंकिंग का 11वां संस्करण है। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग WTR जो है वो 2024 में विश्व की कुल 67 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल की गई। तो WTR 2024 में विश्व के कुल कितने देश को शामिल किया गया, तो 67। नेक्स्ट पॉइंट है कि घाना, नाइजीरिया, प्यूर्टो रिको को भी इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया। तो 3 देश IMT द्वारा जारी प्रतिभा रैंकिंग सूचकांक में शामिल हुए थे। ये 3 देश कौन है, तो घाना है, नाइजीरिया है और प्यूर्टो रिको है। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में शीर्ष जो टॉप 3 कंट्री उसको देखते हैं। तो इसमें भी टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है स्विट्जरलैंड है 100 स्कोर के साथ। प्रतिभा में पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। नवाचार में भी था स्विट्जरलैंड ही प्रथम स्थान पे। दूसरे स्थान पे है कौन, तो दूसरे स्थान पे है सिंगापुर और तीसरे स्थान पे है लग्जमबर्ग। तो स्विट्जरलैंड पहले पे, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे है लग्जमबर्ग। ये तीनों देश टॉप 3 में है और यहाँ जो प्रतिभा है वो उस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। ये पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड था 100 रंग के साथ, दूसरा स्थान पे सिंगापुर, तीसरे पे लग्जमबर्ग है। WTR 2024 में सम्मिलित जो 67 देशों की सूची है उसमें भारत 58 नंबर पे इसको स्कोर मिला है। तो प्रतिभा रैंकिंग में भारत को 67 देशों की सूची में 58 नंबर मिला है और स्कोर था 40.47। वहीं वर्ष 2023 की इस रैंकिंग में भारत को 56 स्थान था, अभी 2 स्थान बढ़ गया है। तो भारत को इस बार 58 की बजाय 56 की बजाय 58 रैंक मिला है। इसके पहले भारत का स्थान 56 था। आगे देखते हैं तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुल 14 देशों की रैंकिंग में जो सिंगापुर है वो प्रथम स्थान पे है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सिंगापुर प्रथम पे है और भारत का स्थान 58 है, जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में भारत 12वें नंबर पे है। तो एशिया प्रशांत में भारत 12 पे है, आसिया ओवरऑल में भारत 58 पे है और सिंगापुर प्रथम पे है। और इस तरह से सिंगापुर दूसरे स्थान पे है और प्रशांत एशिया क्षेत्र में सिंगापुर पहले। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में मंगोलिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। 67 देशों में 67वां नंबर मिला है मंगोलिया को। आगे देख लेते हैं तो नेक्स्ट है कि विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2024 को देखते हैं। तो विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2024 को देख लेते हैं। तो ये है सितंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2024 में विश्व की शीर्ष जो 10 कंपनियां हैं, 10 अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, उससे संबंधित आंकड़े को जारी किया गया। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में GDP के संदर्भ में शीर्ष पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो GDP के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व क्या है, प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद क्रमशः चीन है दूसरे स्थान पे, तीसरे पे है जर्मनी
और चौथे पे है जापान। तो 2024 में फोर्ब्स के अनुसार जीडीपी पे अमेरिका प्रथम पे, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जर्मनी और चौथे पे जापान। तो अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान। जीडीपी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पे भारत का स्थान जापान के बाद 5वां नंबर पे है। तो वैश्विक स्तर पे जीडीपी के मैटर में भारत का स्थान 5वां है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2024 में विश्व की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी दी गई है, जिसका डेटा दिया गया है। ये प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है और वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर कितना है। तो अमेरिका का है 28.78 ट्रिलियन, 28.78 या 28.78 बोल सकते हैं याद करने के लिए। तो 28.78 ट्रिलियन है अमेरिका का जीडीपी। और यहाँ पे प्रति व्यक्ति कितना है आए, तो जीडीपी के अनुसार इनकम है 85.37 हजार डॉलर, 85.37 हजार डॉलर है। वहीं यहाँ का जो वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर रहा है, ग्रोथ रेट रहा है वो 2.7 रहा है। चीन सेकेंड नंबर पर चीन है, तो चीन को देख लेते हैं। चीन का जो टर्नओवर है जीडीपी है एक साल में वो है 18.53, तो 18.53 यूएस डॉलर है। और इसका प्रति व्यक्ति इनकम है 13.14 हजार डॉलर, 13.14 हजार डॉलर है। और इसका अच्छा खासा रहा है जीडीपी में ग्रोथ रेट 4.6%, 4.6% जीडीपी इसका बढ़ा है। तीसरे पे है जर्मनी। जर्मनी का नेटवर्थ है 4.59 ट्रिलियन डॉलर और इसका ग्रोथ रेट 0.2 रहा है, बहुत कम रहा है, सबसे कम। इनफैक्ट ये 5 टॉप 5 में सबसे कम जर्मनी का ग्रोथ रेट रहा है 0.2। चौथे पे है जापान। जापान 4.11 यूएसडी ट्रिलियन है इसका जीडीपी और इसका भी ग्रोथ रेट बहुत कम 0.9 रहा है। और 5वां पे भारत है। भारत का इकोनॉमी है 3.94 ट्रिलियन डॉलर, 3.94 ट्रिलियन डॉलर। और यहाँ का भारत इम्पोर्टेंट हो जाता है 3.94 और बाकी ऊपर वाला तो बस रैंक इसका याद कर लेना है, वही इम्पोर्टेंट है। तो भारत का जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है 2.73 हजार यूएसडी डॉलर है और यहाँ का वृद्धि दर भारत का सबसे ज़्यादा रहा है 6.8। और भारत के बाद सेकेंड नंबर पे चाइना रहा है, जबकि लास्ट पे 5 टॉप 5 जो देश है उसमें से अंतिम पे सबसे कम वृद्धि जर्मनी को हुआ। यह आंकड़ा जो है 11 सितंबर 2024 तक का है और बहुत जल्द ही भारत जर्मनी और जापान को पीछे करके तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। आगे देखते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 के बारे में देखते हैं। अगस्त 2024 में चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 जारी किया गया। तो 2024 में चैरिटीज एंड फाउंडेशन ने वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया है। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।